हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। हमारी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ठंड काफी है तो ठंड से बचे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास हमारी सीरीज स्टार्ट है। आज है क्लास नंबर 11 और उसी के साथ हमारे टेनिसन जो पोइट थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे उनकी पोइम नंबर 2 स्टार्ट है। थोड़ा वेट करो, मैं तब तक पेन्स वगैरह सेट करती हूँ। ओके, अपनी पोइम का नेम है लिरिक्स 7 ली गई है। भाई ये याद रखना, ठीक है, कौन कौन सी लिरिक्स ली गई हैं। द इन मेमोरियन, इन मेमोरियन एक पोइम का नाम है, ये हमारी पोइम का नाम है, ठीक है, पोइम का नाम है, याद रखना, पोइम नेम है। और जो हमारे पोइट है, इसमें पोइट हमारे जो है, जो टेनिसन पहले चले हुए हैं वही है, ठीक है, टेनिसन जो पोइट है हमारे, ठीक है, ये टेनिसन की पोइम है। ओके, काफी ये फेमस पोइम थी, ठीक है हमारी। चलो शुरू करते हैं। आप लिरिक्स नंबर 7 ली गई है इसमें हमारी। चलो थोड़ा बता देती हूँ कि क्या कुछ इसमें आप पढ़ने वाले हैं। देखो, आपको मैंने शायद क्लास नंबर 9 में आपको बताया था, क्लास नंबर 8 या 9 में आपको बताया था। उसमें जो टेनिसन जो पोइट थे हमारे, उनकी जो सिस्टर थी, उनकी मैरिज उनके एक फ्रेंड के साथ हुई थी, है ना। मैंने बताई थी ना आपको ये चीज। उनका नाम था शायद हेल्मा, हेल्मा नाम था, मे बी आगे उनका नेम आएगा तो कंफर्म हो जाएगा आपको, ठीक है। हेल्मा नेम था उनका। उनके रिगार्डिंग, उनके बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, उनके बेस्ट फ्रेंड थे, तो उनके रिगार्डिंग ये उन्होंने पोएम लिखी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उनकी डेथ हो चुकी होती है, उनके फ्रेंड की, टेनिसन के जो फ्रेंड थे, मतलब पोइट हैं जो, उनके फ्रेंड की डेथ हो चुकी होती है, और वो उस टाइम पे उनके घर पे, उस उनके डेथ के काफी टाइम बाद उनके घर पे, उनके जैसे आप कह सकते हैं ना, दरवाजे के खड़े होते हैं ना, अंदर गए होते हैं ना बाहर गए होते हैं, ठीक है। तो वहां पे खड़ के वो पूरा से अपने को पिक्चर क्रिएट करके दिखाते हैं इस पोएम में कि वो क्या फील कर रहे होते हैं, ठीक है। इतना तो आइडिया हो गया होगा कि क्या होगा पोएम में। चलो, पोएम द डार्क हाउस। उस टाइम पे ना अंधेरा होता है, अंधेरा मतलब शाम और रात के बीच का जो टाइम होता है ना, बिल्कुल अंधेरा होता है, कुछ नहीं दिख रहा होता, ठीक है, अंधेरी रात ही होती है एक टाइप की, ठीक है। डार्क हाउसेस बाय विच वंस, इसमें वैसे सच बताऊं, पोएम्स में ना जो शब्द दिए होते हैं ना, उनको हमेशा किसी और चीज से कंट्रास्ट किया जाता होता है। अब इसमें कह सकते हैं कि हाँ, घर के बाहर अंधेरा था, लेकिन घर के बाहर, घर के चारों ओर अंधेरा क्यों था, क्योंकि पोइम है। देखो, पोइम है तो लिटरेरी डिवाइस जो है वो यूज किए जाएंगे। वो अंधेरा इस वजह से ही था, उसकी सोच के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कि मतलब वो ना, एक दोस्त के जाने के बाद, उसकी डेथ होने के बाद, उसकी जिंदगी में, उसके उसके घर के आसपास, उसकी जिंदगी में, उसकी थॉट्स में, उसकी फीलिंग्स में अंधेरा छा गया था। ये ऐसे इसको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा करो, ठीक है। डार्क हाउसेस बाय विच वंस मोर आई स्टैंड, कि जहां पे मैं खड़ा हूं वहां उसके चारों तरफ क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। डार्क हाउसेस, ठीक है, घर के बाहर वो एक डार्क हाउस दिख रहा है, ठीक है। बाय विच वंस मोर आई स्टैंड, जहां पे मैं पहले भी खड़ा होता था, पहले भी मैं वहां पे खड़ता था। हेयर इन द लॉन्ग अनलवली स्ट्रीट, कि यहाँ पे अब इस टाइम पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसकी डेथ के बाद, तो ये जो सड़कें हैं जो पहले मेरे को अच्छी लगती थी, अब वही सड़कें, जो लंबी सड़कें हैं, वो मेरे को स्ट्रेस दे रही है, मेरे को अनलवली लग रही है, अप्रिय लग रही है। डोर्स वेयर माई हार्ट वॉज यूज टू बीट, कि वो दरवाजे जो हमेशा, जब मैं पहले आ गया, सो क्विकली वेटिंग फॉर अ हैंड, कि वो दरवाजे जो पहले मतलब कि जिसको देख के मैं खुश हुआ करता था, अब वो दरवाजे जो हैं वो मेरे फ्रेंड के हाथ को, मतलब के हाथ के स्पर्श को, हाथ के टच को बिल्कुल तरस रहे हैं, ठीक है। इतना तो समझ आ गया। अब देखो, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्या होता है। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो पोइम जो थी, पिछली पोइम थी, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि रेफरेंस और कंटेक्स्ट जो होगा, हर पोइम का अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन हर एक स्टैंजा का सेम होगा। पोइम्स का अलग अलग होगा, लेकिन स्टैंजा का क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। ओके, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट का मतलब होता है, वही आप कहते हैं ना, जिसको आप हिंदी में कहते होते हैं संकेत, नहीं नहीं नहीं, संकेत नहीं कहते होते, अभी हिंदी मेरी थोड़ी सी टाइट है, तो जिसमें आपको बताते हैं कि ये कविता इस कवि से के द्वारा लिखी गई है। उसी में इंग्लिश में भी होता है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट होता है। उसमें क्या होता है, these lines have been taken from lyrics 7 in memoriam by the poet टेनिसन, ठीक है, अल्फ्रेड टेनिसन पूरा नेम था इनका, ठीक है। इन विच, कि वो क्या करते हैं, अपनी दोस्त को याद करता है, ठीक है। तो वैसे ये लिखने की जरूरत इतनी है नहीं, लेकिन आगे शायद इसकी वो आ जाए, ठीक है, अच्छे से इसकी स्टैंजा में इसकी लिरिक्स आ जाए। लेकिन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्या, सिर्फ आप लिख के क्या आओगे, मैं आपको बता देती हूँ, फिर बाद में बताती हूँ कि लाइन क्या लिखनी है। देखो, स्टैंजा में आप लिख के आओगे, सबसे पहले तो पोएम का नेम लिखेंगे, द लिरिक्स इन मेमोरियम से ये ली गई है, ये स्टैंजा। उसके बाद लिखोगे इट्स पोइट इज, लिख लो साथ साथ अगर किसी को लिखना है, ठीक है।
इट्स पोइट इज अल्फ्रेड टेनिसन, है ना, सो आप टेनिसन लिख लो ओनली, टेनिसन। सो अब लाइनें मैं कहाँ जोड़ू, यहां लिख देती हूँ, ठीक है, एक बार के लिए मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इन विच ही शोड सैड मेमोरीज ऑफ हिज हर्ट, भाई चलो यही लिख देती हूँ, हिज हर्ट आफ्टर his best friend's death, his best friend हेल्मा आगे नेम आ जाएगा, ठीक है, मुझे पता नहीं हेल्मा है या हेमा है, ठीक है, नेम तो नेम आगे आ जाएगा। आफ्टर हिज डेथ बेस्ट फ्रेंड्स हेल्मा, यहाँ पे ऐसे एस, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा एस, डेथ, ठीक है, इतनी सी लाइन और लिख लेना, ऐड कर लेना इसके साथ, ठीक है। इन विच ही शोड सैड मेमोरीज ऑफ हिज हर्ट्स आफ्टर हिज बेस्ट फ्रेंड्स हेल्मास डेथ, ठीक है, इतनी लाइन लिख देना पोइम और पोइट के नेम के बाद, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, अब आप आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। हाय तो बहुत टाइम लगता है यार दूसरा तरीका ही ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में क्या मतलब है, व्याख्या, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे व्याख्या। ठीक है, इन दिस फर्स्ट स्टैंजा उसमें क्या है, डार्क हाउसेस बाय वंस मोर आई स्टैंड, द स्पीकर हु इज कॉमनली अज्यूम्ड टू बी टेनिसन हिमसेल्फ इज अलोन आउटसाइड द हाउस की व्याख्या जो है उसके प्रथम पद में, प्रथम स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में हम क्या कहते हैं, जो डार्क हाउस है बाय वंस मोर आई स्टैंड के वक्त, इस लाइन से वो कहता है कि जो अनुमानित रूप से टेनिसन स्वयं है अकेला घर में के घर के बाहर खड़ा है। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी होती है, जैसे मैंने आपको पोएम स्टार्ट करने से एक्सप्लेनेशन दी है ना कि इस पोएम में अपन ने पढ़ना क्या है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन देनी थी, ठीक है। इट is dark there due to the fact that sun is yet to rise and there is no longer animal living inside it, मतलब कि कहने का मतलब कि अंधेरे से, डार्क से इसका मतलब यही है जो मैंने आपको बताया था कि हाँ पोइम में ये लिखा गया कि इसलिए डार्कनेस है बिकॉज वहां पे रात का टाइम हो चुका है, शाम और रात के बीच का टाइम है, लेकिन डार्क का मतलब ये भी है कि उसकी फ्रेंड की डेथ के बाद क्या हो गया, उसकी जिंदगी में भी अंधेरा छा गया, जो आगे लिखा हुआ है कि अब वहां पे कोई रहने वाला नहीं है, जिस वजह से क्या है वहां पे अंधेरा छा चुका है, उसके दिल में भी उस घर में भी, ठीक है। The house, as will be made clear later on, is meant to be belong to Tennyson's deceased friends Arthur Hallam, Hallam है, ठीक है, Hallam में कह सकते हो, Hallam कह सकते हो, वहां पे मैंने ई लगा दिया था, बस इतनी गलती है, HALLAM है, ठीक है। Hallam about whom the entire poem was composed, मतलब कि इस पूरी पोएम में क्या है, उस बीमार जो उसका फ्रेंड था, ठीक है, जिसकी डेथ हो चुकी थी, बाद में पता लगता है, इसमें फर्स्ट स्टैंजा में पता नहीं लगता कि उसकी डेथ हो चुकी थी, एंड में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, सस्पेंस नहीं रखा, लेकिन क्या हुआ, लेकिन आगे डेथ होती है, ठीक है उसकी। सो क्या हो गया, तो उसमें उस घर को स्पष्ट किया गया है, उस हाउस को पूरा दिखाया गया है इस पूरी पोएम में, और खुद की उसके फीलिंग्स को दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट है, at this particular moment Tennyson is outside the house standing on the street and looking across the yard, मतलब इस टाइम पे वो क्या कहता है, जो टेनिसन है जो बाहर की तरफ देखता है, घर की बाहर देखता है, और सड़कों को देखता है, और गार्डन्स यार्ड्स जो होते हैं उनको देखता है, और वहां से क्या होता है, फ्रॉम वेयर ही इज देयर इज नो मच टू सी फ्रॉम डार्कनेस, कि जहां वहां पे अंधेरे के कारण ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था, ठीक है। ही हैज वंस मोर कम टू दिस हाउस, और वो एक बार फिर से घर में वापस आता है, पहले घर के बाहर खड़ा था, अब वो घर में वापस आता है, ठीक है। इट वॉज अ प्लेस ही यूज्ड टू फ्रीक्वेंट प्रेजेंटली बिफोर हिज फ्रेंड्स डेथ, कि यह वह जगह है जहां पे वह अक्सर आता था, शायद अपने मृत्यु, अपने सॉरी खुद उसको मार दिया, अपने मित्र की मृत्यु के पहले, ठीक है। अब देखो इस लाइन में बता दिया कि हाँ जी उसकी डेथ हो चुकी है, हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें ही रेफर्स टू द स्ट्रीट एज अनलवली, अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो सड़कें थी वो इसी तरीके से, सड़कें सुनसान अनलवली इसलिए दिख रही थी बिकॉज उसकी फ्रेंड की डेथ हो गई थी, तो वो सड़कें, वो घर के आसपास जो अंधेरा था वो उसको बिल्कुल अनलवली लग रहा था, अप्रिय लग रहा था, ठीक है। किथे अगला, हाँ, दिस रेज अ जनरल क्वेश्चन अबाउट व्हाट टेनिसन इज कंपेयरिंग द स्ट्रीट टू। अब देखो ये एक सामान्य प्रश्न खड़ा करता है कि टेनिसन क्या बात कर रहा है कि उस स्ट्रीट के बारे में, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है। इज देयर समथिंग अबाउट दिस सीन दैट ही इज थिंक टू बी लवली, और बाय कॉलिंग द स्ट्रीट अनलवली इज ही सीकिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू द जनरल डिप्रेशन, मतलब कहने का मतलब कि वो क्या, अभी वो
एक ना शब्द, एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या वो सड़क पर क्यों खड़ा है भाई। अगर जैसे लोगों के हिसाब से देखा जाए तो क्या वो सच में ही उन चीजों को अनलवली क्रिएट कर रहा था, उसको फील अनलवली हो रहा था, या वो किसी की सिंपैथी पाना चाहता था, जो लोग स्ट्रीट के मेरे स्ट्रीट पे जो चल रहे थे या आसपास जो रहते थे। अभी क्वेश्चन क्रिएट होता है अपने माइंड में, अपने माइंड्स में, ठीक है। इन हिज माइंड, लेकिन उसके माइंड में क्या था, ऑफ द व्हाट प्लेस यूज्ड टू बी, उसके माइंड में क्या चल रहा था कि अब वह जो जगह है वो क्या कर रही है, अब वो जगह किस काम की है, वो जस्ट यही सोच रहा है। देखो होता है अपने को, जैसे मान लो कोई भी एकदम से दिल टूटा हो किसी का, तो तुम क्या करोगे, सुनसान जगह पे ही जाओगे, है ना, या बालकोनी में जाके बैठ जाओगे, या छत पे जाके बैठ जाओगे, या दरवाजे के सामने खड़े हो जाओगे, कहीं पे भी, ठीक है। तो वो उसका स्पेस ऑफ माइंड था, अभी उसको कैसे, उसको किस जगह पे पीस मिल रहा, तो वहां पे वो खड़ा हो गया जाके, ठीक है। इधर वे नाउ दिस पर्सन इज डेड, थिंग्स हैव चेंज, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, वो व्यक्ति मर चुका है और परिस्थितियां जो है वो बदल चुकी हैं, वो ये सोचता है, ठीक है। The doors in which Tennyson is examining the doors of the house as well as doors within his own being, कि जो दरवाजे थे, जो टेनिसन को देख रहा था दरवाजा, अब उसको ऐसा लग रहा है, उसको हर चीजें जिंदा लग रही थी, कि हर चीजें मेरे को देख रही हैं, दरवाजे खिड़कियां सब मेरे को देख रही हैं। वह घर की ओर देखता है, जो मतलब कि अब यहाँ पे क्रिएट क्या किया गया है, वो दरवाजे को, उस दरवाजे को हर्ट से क्रिएट किया गया, कि वो दरवाजा जो है, वो जो गेट है उस हाउस का, हेलम्स के जो हाउस का जो गेट है, उसको दिल की तरह लग रहा है कि वो दरवाजा खुले और वहां से हेलम निकल आए, मतलब मेरे दिल का दरवाजा खुले और वहां से क्या, वो हेलम जो है, मेरा जो दो फ्रेंड है वो मिल जाए मेरे को। वो टेंशन ये सोचता है, मतलब यू नो बस वो कह सकते हैं ख्याली पुलाव कहते हैं ना शायद हिंदी में, वो हो रहे थे, ठीक है। अगला स्टैंजा, ही इज नॉट हियर, लेकिन वो वहां पे नहीं होता है, बट फार अवे, वो बहुत दूर जा चुका होता है। द नॉइस ऑफ द लाइफ बिगिंस अगेन, लेकिन वो क्या होता है कि हाँ, मानते हैं कि चलो वो चला गया, वो काफी दूर चला गया, वो वापस नहीं आएगा, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो जिंदगी के जो शोर शराबे हैं वो फिर भी चलते रहेंगे, वो स्टार्ट होते रहेंगे। एंड गैसली थ्रो द डिजलिंग रेन ऑन द बार्ड स्ट्रीट ब्रिंग्स द ब्लैंक डे, मतलब कि और क्या होगा, उसी तरीके से जो बारिश है जो वो शुरू हो जाएगी, घनी बारिश शुरू हो जाएगी काफी तेज, ठीक है। ऑन द बार्ड स्ट्रीट ब्रेक्स द ब्लैंक डे, ठीक है। और जो मतलब कि सड़क के अंदर जो दरारें पड़ी हैं, जो सड़क के अंदर जो दरारें हैं, वो उस बारिश के पानी से क्या होंगी, एक बार के लिए भर जाएंगी, ठीक है। वही मतलब कि जिंदगी में वो एक दो बार चला गया है, लेकिन टाइम क्या होगा, वो हमें हील कर देगा, जो बारिश है उसको टाइम से, उसको बाकी जो लाइफ की जो जॉयज है उनसे कंपेयर किया गया है, और सड़क को क्या किया, उसके खुद के दिल में जो दरारें पड़ गई उससे कंपेयर किया गया, कि जिस धीरे धीरे टाइम से धीरे धीरे अपनी जिंदगी में जो वो रच जाएगा, तो क्या होगा, उसकी जो दरारें हैं वो अपने आप ही खत्म खत्म नहीं कह सकते, मतलब भर जाएंगी, ठीक है, एक टाइम के लिए हील हो जाएंगी। और लेकिन जख्म का निशान तो रहता ही है, ऑब्वियसली बात है, चाहे जितने भी बड़े जख्म हो, छोटे हो, बड़े हो, जख्म हील किया जा सकता है, लेकिन जख्म का कभी निशान नहीं जा सकता। हाँ, वो तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। चलो अब ज्यादा ना आगे इधर जाते हुए बताती हूँ आपको कि उसमें जो जैसे पानी, जो बारिश थी, बारिश का जो पानी था जैसे सड़क की दरारों को भर देगा, वैसे जो टाइम, जो इंजॉय है, इंजॉयमेंट है, लाइफ के जितने भी काम काज है, कुछ भी कह लो, वो क्या करेंगे, वो अपने आप ही उसके जो दिल की दरारें हैं, उसके दिल में जो दर्द है, उसको अपने आप ही थोड़ा हील कर देंगे, ठीक है, एक टाइम के लिए। अब रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया, उसमें कर देना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन अब इसकी व्याख्या करते हैं, वैसे मैंने व्याख्या करवा दिया आपको एक्सप्लेनेशन, पर आपको फिर भी करेंगे। इन द फाइनल लाइज डार्क हाउस बाय व्हिच वंस मोर आई स्टैंड द होप दैट माइट हैव arisen within a listener after he refers to drum डाउन इन क्रस्ट, मतलब कि फिर भी वो क्या करता है, लास्ट स्टैंजा में अपन ने ये पढ़ा था कि वो उम्मीद करता है कि वापस आए वो मेरे पास, वो दिल का दरवाजा खुले और हेलो मेरे पास वापस आए, ठीक है। लेकिन आगे करते हैं, इट सीम्स दैट द स्पीकर वाज एक्सपीरियंस समथिंग सिमिलर एंड अगेन द वाइट स्पेस प्रोवाइड्स समथिंग ऑफ क्लेफिजर्स, मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि शायद कुछ ऐसा हो, भगवान ऐसा कुछ करे, और जब बारिश पड़ती है तो उसको लगता है कि हाँ, डिवाइन मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा अनुभव करता है कि फिर से स्पेस स्थान पर चट्टान जैसा कुछ प्रदान करता है, कि मतलब कि फिर उसको लगता है कि सब कुछ वापस आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। he sought out this house in order to experience the low and joys of friendships again, but when he got there the friend was not there, लेकिन वो क्या करता है कि हाँ, वो सोचता है कि हाँ, मैं वापस जाऊंगा, शायद डिवाइन ने मेरी सुन ली, शायद भगवान ने मेरी सुन ली, और वापस जब वो घर की तरफ वापस अंदर जाता है तो उसको लगता है कि शायद हेलम आ गया, लेकिन वहां पे कोई नहीं होता, ठीक है।
नथिंग वॉज चेंज, कुछ भी नहीं बदला, सब वैसे का वैसे ही दुख भरा था, ठीक है। हेलम इज स्टिल डेड एंड टेनिसन इज स्टिल अलोन, कि जो हेलम है वो अभी भी मृत है, अभी भी मरा हुआ है, टेनिसन अभी भी अकेला ही है, ठीक है। स्टिल थॉट एवरीथिंग फॉर अ मोमेंट डज नॉट सीम टू बी डेड एंड गॉन, देयर इज अ फार अवे अ बिट ऑफ लाइफ, की सब कुछ क्या ऐसे एकदम से ऐसा लगता है कि शायद कुछ भी नहीं हुआ है, शायद सब कुछ सही है, शायद हेलम नहीं गया, शायद अभी भी यहीं पे ही है जिंदगी, चलो कि सब कुछ झूठ है, उसका ऐसा लगता है एक बार के लिए, ठीक है। देयर इज फार अवे अ बिट ऑफ लाइफ हो गया, ही हियर्स अ नॉइज, उसको एक शोर सुनता है, इट रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ द डे व्हिच डॉन्स ऑन नो मैटर हाउ ही स्पेंट द नाइट, हु डाइड और व्हाट स्टेट द हाउस इज इन, कि उसको क्या लगता है, उसको एक शोर सुनता है जो क्या है, किसी मतलब कि एक आप कह सकते हो ना, वो बारिश हो रही थी, जो बारिश की जो आप कह सकते, जैसे एकदम से जब वो चीजें सोच रहा था कि शायद कुछ नहीं हुआ यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उसी टाइम पे क्या होता है, तेज रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है, सड़कों पर वो पानी गिरने लग जाता है, ठीक है। rather than warming the scene, the day brings with the drizzling rain, ठीक है, the rain is blank with nothing hope like to offer the speaker, कि शायद वो बारिश हुई लेकिन वो बारिश जो थी वो पोइट के लिए कोई भी आशा नहीं लेके आई, ठीक है। इट सीम्स एट दिस पॉइंट दैट ही हैज नोवेयर टू टर्न रिटर्न, ठीक है, जिससे वही चीज मतलब कि उसको कोई भी उम्मीद नहीं आई, कि मुझे लगा था कि शायद अब डिवाइन ने मेरी सुन ली है, वो एकदम से जब बिजली कड़की तो उसको लगा शायद शायद सब कुछ सही हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। अब आके आते हैं आप अगली पोइम में, ठीक है। अभी ये जो पोइम है ये मैं आपको चलो इसी में बता देती हूँ मैं पहले सोची थी अगली नेक्स्ट क्लास में बताऊँ, इसी में आप एक्सप्लेन कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। सो ये पोइम है ना, ये पोइम है ओ येट वी ट्रस्ट दैट सम हाउ गुड, कि हाँ हम समझ सकते हैं कि शायद कोई तो अच्छा इंसान होता है, कि कोई तो अच्छा होता है, कि हाँ अभी भी अच्छा ही जिंदा है, आप ये कह सकते हो, ठीक है, हम विश्वास इस चीज पे कर सकते हैं। अब मैं इसकी भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ट्रेलर दिखा देती हूँ, कि इसमें पता क्या था, एक ना छोटी बच्ची होती है, ठीक है, वो छोटी बच्ची होती है, उसने ना एक पेड़ था उसके घर के पास कह सकते हो, या जहाँ पे वो खेलती होगी, तो ना वो पेड़ है ना, उसके पत्ते गिर रहे होते हैं, और एक उन्होंने उसने वो एक फेवरेट उसका एक पत्ता होता है, एक लीफ, उसका एक फेवरेट लीफ होती है, उसकी फेवरेट पत्ती कह सकते हैं, पत्ता होता है, ठीक है, पेड़ के जैसे होते हैं। सो उसमें वो क्या उसका ना वो नेम रखती है, उसको पालती है, पोसती है, उसको अपना फ्रेंड मान के रखती है, उसको अपनी पूरी जिंदगी मान लेती है, छोटी बच्ची है ना इस वजह से। सो लेकिन क्या होता है, देखो जो पतझड़ का मौसम आना होता है ना, स्प्रिंग पतझड़ का मौसम आएगा तो पत्ते तो झड़ेंगे, लेकिन वो छोटी बच्ची है ना, तो उसको नहीं पता इस चीज का कि मतलब कि वो पत्ते झड़ जाएंगे, वो पत्ता टूट जाएगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो टूट जाएगा, मतलब टाणी तो टूट जुगा, एक ये अब इसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, टहन टहनी से टूट जाएगा, ठीक है, उसको ऐसे उसको नहीं पता इस चीज का, लेकिन जो मतलब पोइट है वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, पोइट जो मतलब कह लो जो बड़े जो है उसके, वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, भी इस पोइम में यही समझाया गया है, उसको ऐसा लगे कि उसको दर्द भी होगा, जब वो पत्ता टूटेगा तो उसको दर्द होगा कि हाय मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो चला गया, है ना। तो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि उस छोटी बच्ची को, मासूम दिल को नहीं पता कि ये जिंदगी का, ये प्रकृति का, ये नेचर का दस्तूर है कि जो आया है उसने जाना भी है, ठीक है, जो आया उसको जाना भी है। तो यही चीज इसमें पूरी पोइम में जो है कंट्रास्ट की गई है, पूरी पोइम में समझाई गई है, ठीक है। सो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आप कर लोगे, ठीक है। इसमें क्या स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने को बढ़ाया गया है, ठीक है, अपने को यहाँ पे क्या है, फुट ऑन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, इसमें आप ये लाइन ऐड कर देना, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। Oh, yet we trust that somehow good will be the final goal to ill that nothing walks with aimless feet. हम समझ सकते हैं कि शायद कोई तो अच्छा इंसान होगा जो क्या करेगा, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होगा और अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है। दैट नो वन लाइफ शैल बी डिस्ट्रॉयड, और कोई ऐसा होगा कि किसी की भी जिंदगी जो है वो डिस्ट्रॉयड ना हो, और कास्ट ऑन रबिश टू द वर्ल्ड व्हेन गॉड हैथ मेड द पाइल कंप्लीट, ठीक है। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, काफी इजी पोइम रहने वाली है ये तो भाई अपनी, ये दोनों पोइम्स टेनिसन की बहुत इजी है, तो तीनों ही पोइम्स की इजी है, ठीक है। इन सेक्शन 54 इन मेमोरियम द पोइट asserted not exactly his faith but the need of for faith, ठीक है। सो इसमें कहते हैं जो कवि जो होता है वो अपनी विश्वास, वो मतलब कि एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसमें ही क्लेम्स दैट रीडर्स ट्रस्ट दैट अ ग्रेटर प्लान एग्जिस्ट एंड दैट इवेंचुअली ऑल विल कम आउट राइट इन द एंड, वो ये दावा करता है कि शायद जो डिवाइन पावर, जो डिवाइन जो योजना बनाती है वो क्या है, स्वाभाविक रूप से वो जो, अरे इस पॉइंट में ऐसा, एक मिनट जस्ट वेट, मैं तभी कहूँ ये ना सच, मैं आपको ये चीज बताना भूल गई, ये चीज नोट कर लेना, जो ये पोइम है ना,
ये कई बार पेपर में आ जाती है, लेकिन ये सिर्फ उस आपके यूनिट 3 में, यूनिट 2 में जो है आपके बीए 3rd सेमेस्टर में आपके सिर्फ एक ही ये लिरिक्स ली गई है, ठीक है। जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है ना, वो पूरी स्टोरी है अगली पोएम की, स्प्रिंग एंड फॉल की। मैं तभी कहूँ मेरे को कंफ्यूजन क्यों हो रही है, मैंने इसकी तरफ तो ध्यान दिया नहीं, अब अपनी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। सो ये थोड़ी अलग है, लेकिन ये भी ट्रस्ट पे बिल्ड करती है। इस लिरिक्स का और उस लिरिक का मतलब कि काफी कंट्रास्ट बैठता है, इसलिए जो मतलब बुक पब्लिश करने वाले जो आपका जो सिलेबस बनाया गया इसी तरीके से बनाया गया ताकि बच्चे से इसको समझ पाए। और इस लिरिक्स को देखो, जो पिछली पोएम करवाई थी और जो अगली मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया स्प्रिंग एंड फॉल वाले की, उसकी लिरिक उस जो मतलब फीलिंग्स हैं, और पिछली जो पोएम करवाई थी जो उसके हेलम जो फ्रेंड जो डेथ हो गई थी, वो कितनी लिरिक्स बैठ रही है ना साथ में, है ना, उसमें डेथ और स्पिरिचुअलिटी का बताया गया। तो इसी तरीके से ये भी यही है कि विश्वास नाम की भी चीज होती है, ठीक है। सो इसलिए ट्रस्ट कंट्रास्ट के लिए ये एक स्टैंजा और इस सिलेबस में आपके ऐड किया गया। सो ये स्टैंजा भी अच्छे से कर लेना। स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी, आगे और अच्छे से डिटेल में देती हूँ, ठीक है। मैं तो ही कहवा मैंने क्यों लगी जाता कि शरण की हो जाता तेनों। चलो कोई बात नहीं। He claims that readers trust that a greater plan exists and that eventually all will come out right in the end। मतलब कि इस चलो उसको एक बार स्किप नहीं करना, दिमाग से थोड़ा साइड करना। जो मैंने आपको पहले बताई थी एक्सप्लेनेशन, वो अगली पोएम के इस पोएम में एक्सप्लेनेशन ये है कि मतलब कि एक ट्रस्ट के बारे में बताया गया कि हाँ हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। अगर मान लो उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं, वो भी गॉड की प्लानिंग है, ठीक है, वो भी गॉड की एक प्लानिंग है, ठीक है। ट्रस्ट नाम की भी चीज होती है कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ मान लो कि जिंदगी में चाहे कितने मर्जी उतार चढ़ाव है, लेकिन हमारी एंडिंग जो है वो अच्छी ही होगी, ठीक है। सो ही क्लेम्स दैट रीडर्स ट्रस्ट दैट अ ग्रेटर प्लान एग्जिस्ट, कि वो दावा करता है कि योजना अस्तित्व रखती है, कि जो डिवाइन है उन्होंने डिवाइन पावर जो है उन्होंने कोई ना कोई प्लान बनाया होगा। हम यहाँ पे अब हैं, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, तो कोई ना कोई डिवाइन आपको होगा ना कि जो जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं तो उनको कोई ना कोई उनका प्लान होगा ना कि हाँ जी इस टाइम पे हमें यहाँ रहना था, इस टाइम पे ये बंदा वो यहाँ रहेगा। वो ना दाना पानी जिथे लिखे आंदे बंदे ने उत्थे आप पे ही जाना ही हुंदा, ठीक है। आप नहीं जावांगे तो रब आप ही पहुंचा दूंगा, वही चीज है, ठीक है। लेटर इन द सेम सेक्शन ही पॉइंट्स आउट दैट ह्यूमंस वी नो नथिंग, कि उसी टाइम पे उसी सेक्शन में उसी स्टैंजा में पोइट ये भी पॉइंट करता है कि जो ह्यूमंस है उनको कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अपने सपनों में विश्वास रखता है, अपने सपनों में विश्वास रखता ही रखता है, ठीक है। rather than ही ट्रू नॉलेज, की उसको पता भी उसके पास जो नॉलेज है वो अच्छी है। देखो सही रास्ते पर चलोगे, सही नॉलेज लोगे तो सही ही होगा, ठीक है। परहैप्स नेचुरली द हेजिटेंस, काफी इंटरेस्टिंग है ये स्टैंजा, छोटा सा स्टैंजा लेकिन बहुत अच्छा है। परहैप्स नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से क्या होता है, परहैप्स का मतलब है रूप से, ठीक है, स्वाभाविक रूप से। The hesitant questioning faith expressed here tips the poet into actual doubt in the section 55 and 56। लेकिन वो इसमें नहीं बताया गया, ठीक है। आपके सिर्फ एक ही लिरिक्स ली गई है, शायद 57 नंबर, सॉरी 54 नंबर लिरिक्स ली गई है। सो 55 एंड 56 में क्या है, उसमें एक्सप्लेनेशन में ये डाउट भी करता है क्या सच में होता है क्या ट्रस्ट। पहले तो वो बता देता है, लेकिन अपने इतनी नहीं दी गई तो आपको इतना ही करना है, ठीक है। एट द लो पॉइंट विद इन द एलर्जी ऑफ द पोएट्स होप दैट विल सी हिज हेलम्स अगेन, कि वो जब हेलम जो थे उनकी डेथ हुई थी वो सब कुछ है ना। सो एकदम से डगमगाता है, डाउट करता है। देखो पॉइंट जो होती है ना उस टाइम पे, जो लिटरेचर पार्ट था ना, एक तरफ से ना सोशल के लिए क्वेश्चनिंग का रूप भी लेते थे। कई जगह पे कई पॉइंट्स में अपने को मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन कई पॉइंट्स में अपने को क्या होगा, एक सवाल पैदा करती हैं वो पॉइंट्स, ठीक है। उसी तरीके से ये थी। नेक्स्ट अब करते हैं जीएम हॉपकिंस की पोइम है ये। जीएम हॉपकिंस इसके पोइट हैं, और स्प्रिंग एंड फॉल इस तेरी ये सही नहीं लिखा ना मैं, ये जो है इसके पोइट हैं और ये है इसकी पोइम, ठीक है। इनकी पोइम है स्प्रिंग एंड फॉल। अब स्प्रिंग एंड फॉल की मैंने एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से दी है, सो दोबारा नहीं दे पाऊंगी, दोबारा दे भी नहीं सकती, बिकॉज तुम अच्छे से इसको, अगर अभी आपको लग रहा है कंफ्यूजन होगी तो ऐसे करना, तुम शायद 3 मिनट 4 मिनट लगे मेरे को, 3-4 मिनट पीछे चले जाना वीडियो में और उसमें देख लेना, ठीक है। करते हैं, सबसे पहले करते हैं जीएम हॉपकिंस। नाम याद रखना, जीएम हॉपकिंस जो थे, जी का मतलब है गैराज और एम का मतलब है मैनले, और हॉपकिंस जो है, लेकिन आप इसको हॉपकिंस के जीएम हॉपकिन लिखेंगे, ठीक है। इनका इसका जी यूज किया गया है इस वर्ड का, और इस वर्ड का एम यूज किया गया, ठीक है। जीएम हॉपकिंस जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर आप इनके स्टैंजा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो करते हैं इंट्रोडक्शन। ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन द पोएट आता है आपके पेपर में कि इस पोएट के बारे में बताओ,
ठीक है। सो जो गिरार्ड मैनले थे, स्टार्टिंग में नाम पूरा लिख के आओगे, जैसे आपने टेनिसन का नाम पूरा लिखा था ना, अल्फ्रेड टेनिसन, स्टार्टिंग में लिख के आओगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे को पता है, ठीक है। गिरार्ड मैनले हॉपकिंस वाज बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली, वो मिडिल क्लास फैमिली में, मध्य श्रेणी के परिवार में पैदा हुए थे। अब 1844, देखो मैं वो कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, और तुम साथ साथ हाईलाइट कर देना, ठीक है, उस पूरे पॉइंट को, ठीक है। 1844 मिडिल क्लास फैमिली, ऐसे याद कर लिया करो, लाइन तो खुद बना ही लोगे, ठीक है। एजुकेशन एट बिलोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट करवाई थी, इसमें ऑक्सफोर्ड मूवमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करेगी, ठीक है। ऑक्सफोर्ड जो मूवमेंट थी वो देखने के लिए पिछली वीडियोस में जाना पड़ेगा, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है ना, उसमें ऑक्सफोर्ड मूवमेंट मैंने आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, ठीक है। ही वाज द प्यूपल ऑफ जेवेट एंड पेटर ब्रिट्स एंड डॉल्बेन वर अमंग हिज फ्रेंड्स, कि वो जोवेट और पेटर के शिष्य थे, ठीक है। जो ये काफी मतलब जानी मानी हस्ती थी उस टाइम की, उनके जो शिष्य थे, जो ब्रिजेस तथा डॉल्बेन उनके निकट के मित्र थे, ठीक है। एक मिनट, ये यहाँ से कट करो, ये जो थे उनके फ्रेंड थे, और ये उनके शिष्य, इनके ये गुरु थे उनके, ये गुरु थे, और ये थे उनके फ्रेंड्स, ये थे उनके फ्रेंड्स, ठीक है, ये उनके फ्रेंड्स थे, ठीक है। कन्वेट्रे पेटमर बिकम्स अ क्लोज फ्रेंड इन हिज लेटर लाइफ, देखो उनका क्लोज फ्रेंड कौन था, उनका क्लोज फ्रेंड थे ये इनका नेम याद रखना, कन्वेंट्री पेटमर, ठीक है। बाद में क्वेंट्री पेटमर भी उनके निकट मित्र हो गए। ही वाज अ डिसिपल ऑफ प्यूशे एंड लिडन एंड आफ्टर हिज कन्वर्शन इन 1866 टू द चर्च ऑफ होम एंड न्यूमैन, कि वो देखो उन्होंने क्या किया था, प्यूशे और लिडन के वो शिष्य रहे थे, ठीक है, प्यूशे और लिडन के वो शिष्य रहे थे बाद में, ठीक है, आगे चलकर। देन 1866 में क्या हुआ था, उन्होंने जब शिष्य रहे उसके बाद वो एक चर्च में जैसे होते हैं ना मैंस होते हैं, फादर होते हैं, उसी टाइम से उन्होंने शायद, मे बी, मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है, आगे पता लगेगा कि इसको कहते क्या है, जो चर्च के जो फादर होते हैं उनको कहते क्या है इंग्लिश में, ठीक है। सो आगे चलकर वो बने थे, उनको वो उपाधि भी मिली थी, ठीक है। ही एंटर्ड द जस्टिस नोविटिएट इन 1868, कि जिसेट्स धार्मिक विश्वास में 1868 में आए थे। स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में वो आए थे, मतलब आध्यात्मिकता में जो आए थे वो आए थे 1868 में, मतलब उन्होंने अच्छे से आध्यात्मिकता को जाना था 1868 में, ठीक है। द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, हॉपकिंस वाज एजुकेटेड एट हाईगेट एंड लेटर वेंट टू ऑक्सफोर्ड, एक मध्यम श्रेणी के परिवार में सबसे बड़े जो ये बेटे थे, ठीक है, हॉपकिंस, और उनकी शिक्षा जो थी हाई गेट पे हुई थी, ठीक है, एंड बाद में ये ऑक्सफोर्ड चले गए थे, ऑक्सफोर्ड एक जगह का नाम है, और ऑक्सफोर्ड जो है वो हमारे एक मूवमेंट भी रही है, ऑक्सफोर्ड हमारे एक पोइट भी रहे हैं, वो आगे आपको पिछली वीडियोस में अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। वेयर ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एंड जॉन हेनरी न्यूमैन, वहां पे जाके उन्होंने ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो थी, स्पिरिचुअलिटी वाली मूवमेंट जो थी हमारी, पूरी एक्सप्लेनेशन आप वहां पे देख लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भाई यही करवा पाऊंगी, टाइम भी कम है, दिन भी कम है और एग्जाम आ रहे हैं, तो पिछली वाली मूवमेंट वहां पे जाके देख लेना जिसने देखनी है, और जिसने बस यही समझना है वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट लेके चले, ठीक है। थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लेना वहां जाके, 2x पे देख लेना, चाहे 1.5x पे मेरी वो वीडियो देख लेना, ओके। यूनिट 1 में ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, सो वहां पे जाके वो इनसे इन्फ्लुएंस हुए, उस चीजों से प्रभावित हुए, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से प्रभावित हुए, ठीक है। His religious background was high church, उनके जो रिलीजियस बैकग्राउंड था वो काफी स्पिरिचुअल था, काफी मतलब कि चर्च जो होते हैं क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका वो बैकग्राउंड था, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू प्लीज हिज मदर बाइबल रीडिंग हैड बिकम अ हैबिट विद हिम, और उनकी माता जो थे, देखो बच्चे को गुण हमेशा अपनी माँ से आते हैं, तो उनकी माता भी स्पिरिचुअल थी, तो उनको क्या था, बाइबल पढ़ने की उनकी आदत पड़ गई। जैसे मान लो हम गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ते हैं, हम वेदों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसी तरीके से जो चर्च में बाइबल पढ़ी जाती है, तो वो बाइबल पढ़ने की उनकी हैबिट बन गई थी। और इन 1866 में एट द एज ऑफ 22, मतलब 22 साल की उम्र में, ही कन्वर्टेड टू रोमन कैथोलिक। देखो ये शायद यही था ना, कैथोलिक में विश्वास को स्वीकार किया, ये शायद ना क्रिश्चियन का कोई वो उनके होंगे लैंग्वेज है, मे बी शायद, या कोई ग्रंथ या कोई बाइबल का कोई टाइप होना चाहिए, ठीक है। ये अब मेरे को क्रिश्चियन में थोड़ी कम नॉलेज है, सो शायद यही है, ये इसका यही होगा, ये कोई जैसे अपने वेद होते हैं ना, ग्रंथ, आगे वेद आगे युग, उसी तरीके से ही होगा, ठीक है। 2 years later ही ज्वाइन द जेसुइट सोसाइटी, उन्होंने क्या किया, 2 साल बाद जेसुइट सोसाइटी को मतलब ज्वाइन किया, एंड 1877 वाज ऑर्डेन्ड अ प्रीस्टहुड। ये देखो मैंने कहा था ना कुछ ऐसा नाम होता है, उनको कहा जाता है
प्रिस्टहुड वो बाद में क्या बने थे, देखो याद रखना 1877 में वो बने थे प्रिस्टहुड, मतलब पादरी बन गए थे चर्च के, है ना, वहां पे जो होते हैं ना गुरु लोग जैसे अपने होते हैं वैसे गुरुद्वारे में उसी तरीके से वो प्रिस्टहुड थे 1877 में। भाई देखो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएंगे तो उस तरीके से याद रखना। एक्चुअली ब्राइट एंड क्यूरियस ही हैड वाइड रेंजिंग इंटरेस्ट विच परहैप्स कुड नॉट बी बेस्ट यूज्ड बाय रजिस्टर्ड सोसाइटी। देखो वो देखो स्पिरिचुअल थे, अब स्पिरिचुअल बंदा जो होता है ना बहुत जिज्ञासु होता है, उसको बहुत ज्यादा वो होती है कि भाई मेरे को ये भी मिल जाए, मतलब ये भी मिल जाए इन दैट सेंस, वो मिल जाए ना कि भाई धन दौलत नहीं, उसको ऐसा था कि मेरे को इस चीज के बारे में जानकारी मिले, मुझे इस आध्यात्मिकता इस स्पिरिचुअलिटी इस मेथड के बारे में पता लगे। वो काफी मतलब जिज्ञासु होते हैं, हर नई अवसर को जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं जो बंदा स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो भी काफी स्पिरिचुअल थे, जिज्ञासु थे, क्यूरियस माइंड के थे, ठीक है। ही हैड वाइड रेंजिंग इंटरेस्ट, वो काफी रुचियां रखते थे, इंटरेस्ट का मतलब रुचि में रखना, वाइड रेंजिंग मतलब काफी विस्तृत रूप से, विच परहैप्स कुड नॉट बी द बेस्ट यूज्ड बाय द जीसस सोसाइटी। लेकिन वो क्या था, जीसस सोसाइटी जो थी इस चीज को थोड़ा मतलब कि इस चीज का थोड़ा सा अगेंस्ट थी, मतलब सब्र नाम ज्यादा होता है ना जीसस में, चर्च वालों में, ठीक है। तो सब्र उनमें था, लेकिन वो जिज्ञासु बहुत थे, ठीक है, इन चीजों को जानने के लिए। इसी तरीके से देखो ऐसे बंदे ही बाद में आगे जाके वो बनते हैं, पोइट बनते हैं, कोई गीतकार बनता है, नोवेलिस्ट बनता है, ठीक है, जो जिज्ञासु होंगे। अब हॉपकिंस स्पेंट अ लाइफ टाइम इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सेल्फ इन्फ्लिक्ट अटेम्प्ट्स टू डिसिप्लिन हिज इंटेलेक्चुअल विगोर। अब हॉपकिंस जो थे उन्होंने सारा जो जिंदगी थी अपनी वो कॉन्फ्लिक्ट्स में, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव, संघर्ष में उन्होंने अपनी व्यतीत की थी, ठीक है। और बौद्धिक प्रतिभा को सीमित एवं अनुशासित रखने का स्वयं यातना से, मतलब देखो उनको होती थी क्यूरियस माइंड था उनका, लेकिन उनको सब्र रखना, उनको एक पूरे डिसिप्लिन में रखने में थोड़ा सा होता था, थोड़ा इनफेक्ट होता था, थोड़ा कन्फ्लिक्शन आती थी, मतलब कन्फ्लिक्शन का मतलब कुछ संघर्ष, उनका यातनाएं उनको झेलनी पड़ती थी, ठीक है। अब ही फेल्ट दैट हिज पोएटिक एबिलिटी वाज कंट्रारी टू हिज priestly duties and that his activity would not win him to the approval of his superiors। उन्हें लगता था कि उनकी जो एबिलिटी है, एबिलिटी किस चीज की, पोएटिक कविता लिखने की जो एबिलिटी है वो क्या होगी, मतलब कि अगर मैं प्रिस्टहुड रहूंगा, प्रिस्टहुड मतलब कि पादरी रहूंगा, तो क्या होगा कि मतलब जो मेरी पोएम लिखने की जो क्षमता है, जो पोएम लिखने की जो इच्छाएं हैं, विशेष हैं, वो क्या होंगी, वो पूरी नहीं हो पाएंगी, उस चीज के थोड़े अगेंस्ट चलेगा, मतलब कंट्रास्ट सही बैठ नहीं पाएगा, ठीक है, दोनों चीजों में। एंड दैट हिज एक्टिविटी वुड नॉट विन हिम द अप्रूवल ऑफ हिज प्रेयर। और क्या होगा, लेखन का कार्य उन्हें उस अधिकारियों का अच्छा लगेगा, ठीक है, जो आगे के जो दूसरे लोग हैं सोशल, उनको लगता था शायद सोशल जो वर्कर्स है या सोशल जो मतलब अपने आसपास की जो दुनिया, उनको शायद मेरा वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर पोएम्स लिखने का जो गुण है वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। अब आती हैं आगे, इनकी मैं दिखा देती हूँ आपको, अगली क्लास में करेंगे आपा इनकी ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट आ गई भाई, ये चीज यहाँ नहीं आएगी, एक मिनट, इस पोएम का नेम मैं आपको सेट करके बता दूंगी, ठीक है भाई। ये आपकी पोएम की एक्सप्लेनेशन आपको करवाऊंगी अगली पोएम में, ठीक है, जीएम हॉपकिन की, ओके, जीएम हॉपकिन की आपको 2 स्टैंजा है वो करवा के, देन शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, आज आपने काफी वर्क कर लिया है। चलो भाई, क्लास होती है एक बार के लिए यहीं पे एंड, अगली क्लास में करेंगे रेफरेंट जो ये आपकी पोएम है इसके सारे कॉन्टेक्स्ट करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, और इसमें शायद पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो वो पिछली वीडियोस में था उसमें कर लेना, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें दिया भी नहीं हुआ, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो इसमें नहीं करने। सो जिन्होंने भी देख ली है वीडियो वो आगे शेयर कर दो, और अच्छे से एग्जाम देना, और आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको लगता है कि शायद यार काफी लंबी जा रही है वीडियोस और हमारे पास टाइम कम है, तो आप ऐसे करो 1.5x की स्पीड पे देख लो, कोई चक्कर नहीं है, तो समझ तो आपको आई जाएगी। वैसे मैं बोलती भी बहुत फास्ट हूँ, तो शायद क्योंकि मेरे को ऐसे जल्दी जल्दी सिलेबस करवा दूं आपको, इसलिए तरीके से मैं फास्ट बोल रही हूँ, तो जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे 1.5x की, लेकिन चलो वो आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से देख लेना। सो अगली क्लास में मिलते हैं आप, थैंक यू सो मच।